YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत। मित्रों, हमारी आज की बातचीत का मौजू है हिंदी की शैलियाँ, यानी एक तरह से इसे हम भाषा की शैलियाँ भी कह सकते हैं। यह एक तरह से हिंदी के विस्तार का अध्ययन है। हिंदी भाषा की व्यापकता की समझ इससे बनाई जा सकती है। इसके अंतर्गत हमने हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी को पाठ्यक्रम के अनुरूप अपनी चर्चा का विषय बनाया है। भाषा के विद्यार्थी जानते हैं कि भीड़ को समाज में बदलने में सबसे कारगर औजार कोई रहा है तो वो भाषा है। सीधे शब्दों में कहें, भाषा ही समाज को बनाती है। भाषा के बिना समाज नाम की इकाई बन ही नहीं सकती, किंतु बाद में खुद भाषा भी समाज द्वारा निरूपित होती है, नियंत्रित होती है। तो हमने भाषा की भूमिका को जाना। भाषा की सामाजिक भूमिका, ऐतिहासिक भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है, न भाषा के बिना समाज बन सकता, और एक समय के बाद समाज और भाषा परस्पर एक दूसरे को बनाते हैं, खंडित करते हैं। अपने विषय पर आने से पहले, मूल विषय पर बातचीत करने से पहले, मैं अपने विद्यार्थियों का ध्यान भारत के संविधान की ओर, उसकी प्रस्तावना की ओर ले जाना चाहूँगा। संविधान की शुरुआत मैं से नहीं होती, हम से होती है। भारत के संविधान की शुरुआत यही हम, यही अनेकता, यही बहुलता, यही सबको अपने भीतर समाविष्ट करने की ताकत भारत की एक मुख्य भाषा हिंदी में भी निहित है। प्रारंभिक सवाल यह उठता है कि शैली कहते किसको हैं? शैली भाषा के व्यवहार के रूप को कहते हैं। यह व्यवहार का रूप, यह तरीका, यह अंदाज, यह स्टाइल कई कारकों से निर्मित होता है, प्रभावित होता है। आप देखिए कि आप हिंदी भाषी हैं, मैं हिंदी भाषी हूँ, किंतु जब हम क्लास में बात करते हैं तो हमारी भाषा कैसी हो जाती है? नियमों से बहुत कुछ हम बंध जाते हैं, यानी इसे औपचारिक भाषा कहते हैं। तो हमारा लहजा कैसा हो जाता है? औपचारिक हो जाता है। और जब हम संस्था से बाहर होते हैं, अध्यापक विद्यार्थी के घर में होता है या विद्यार्थी अध्यापक के घर में आमंत्रित होता है, तो बातचीत का लहजा थोड़ा सा औपचारिक कम हो जाता है, अनौपचारिक की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो आप देख रहे हैं कि एक ही व्यक्ति दो स्थानों पर एक ही भाषा के दो अलग अलग रूपों का व्यवहार करता है। वह हिंदी भाषी है, घर में उसकी शैली, अंदाज, स्टाइल थोड़ा अनौपचारिक है और संस्था में औपचारिक है। भाषा के इस व्यावहारिक रूप को, भाषा के प्रयोग को, उसके अनुप्रयोग को, उसके अप्लाइड रूप को बहुत सारे कारक बदलते हैं, बनाते हैं। ध्यान देना होगा, चौकन्ना होकर सोचना होगा, चौकस रहना होगा। आप ये देखिए, इतिहास, भूगोल, समाज और व्यक्ति, भाषा वैज्ञानिकों ने
इन्हें प्रमुख तत्वों के रूप में पहचाना है जो भाषा में अनेक शैलियों को जन्म देते हैं। हमारे ज्ञान विज्ञान की शैली अलग है, घर परिवार में बातचीत की शैली अलग है, रस, छंद, अलंकार, काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र, प्राचीन कविता जब हम पढ़ते हैं तो आप देखते हैं वहाँ शैली थोड़ी भिन्न है। जब हम आधुनिक काल के साहित्य में आगे की ओर बढ़ते हैं तो वही हिंदी उसका रूप बदलता रहता है। जिस तरह केदारनाथ सिंह लिखते हैं या कुंवर नारायण लिखते हैं, अशोक वाजपेयी लिखते हैं, उस तरह चंद बरदाई नहीं लिखते थे। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है उनके समय का इतिहास, उनका भूगोल, उनका समाज और व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व जो उसने अर्जित किया है। एक उदाहरण के द्वारा मैं अपनी बात रखना चाहूँगा कि आप ये देखिए, ये कोरोना समय है। केवल डॉक्टर, केवल हेल्थ सेक्टर ही कोरोना की बात कर रहा हो ऐसा नहीं है। कोरोना समय से केवल स्वास्थ्य का जो सेक्टर है, क्षेत्र है, वही प्रभावित नहीं है। आपकी भाषा, आपका अंदाज, आपकी शैली इस कोरोना समय ने बदल कर रख दी है। आप परंपरागत ढंग से पढ़ते थे, इसने ऑनलाइन टीचिंग के दरवाजे खोल दिए हैं। आप विशुद्ध बनने की कोशिश में पिछड़े रह सकते थे, लेकिन इसने आपके अंग्रेजी के शब्द भंडार में वृद्धि कर दी है। जैसे आप कोरोना शब्द से परिचित हो गए, आप जोनोसिस से परिचित हो गए। जोनोसिस मायने जानवरों से इंसानों को होने वाला रोग। आप वायरस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, धड़ल्ले से कर रहे हैं। क्वारंटीन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लॉकडाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, हैंड वॉश शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपकी भाषा इस समय से प्रभावित है। अब आप ये देखिए, अगर आप किताब पढ़ने के शौकीन थे, किताब खरीदने बाज़ार में जाते थे, लेकिन आज आप बाज़ार में किताब खरीदने नहीं जा सकते। आपका ढंग बदल गया। अब आप अगर पढ़ने के शौकीन हैं तो आपको ई बुक खरीदनी होंगी, ई फॉर्म में, किंडल में आपको पढ़ना होगा। तो आप देख रहे हैं एक कोरोना वायरस का जो ये महामारी है, इसने किस तरह से केवल स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं किया, हमारे सामाजिक रूप को, हमारे सांस्कृतिक रूप को, आर्थिक पक्ष को, शैक्षिक को, व्यापारिक को बहुत कुछ बदल दिया है। अब हिंदी भाषी जो व्यक्ति है, उसकी भाषा में जो आम व्यक्ति है, जो सुशिक्षित, बुद्धिजीवी, उच्च शिक्षित नहीं है, वह भी सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटीन, लॉकडाउन, इन शब्दों का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा है। तो आप देख रहे हैं समय और समय के दबाव, समय के प्रश्न भाषा को एक नया रूप देते हैं। इस तरह हिंदी के इतिहास में जब हम जाते हैं तो हमें कई शैलियाँ दिखाई पड़ती हैं। अपने आसपास हम देखते हैं अनौपचारिक शैली। अगर हम अपने पिता से बात करते हैं, माँ से बात करते हैं, तो उसमें कोई मानकता या ये कहें लिखित मानकता तो कतई नहीं है। मानकता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि तुम तड़ाक आप भाषा में, व्यवहार में लाएं, लेकिन वो अलिखित संविधान है। लेकिन
आप जैसे ही औपचारिक संदर्भों में आते हैं तो आपकी भाषा को बदलना पड़ेगा, आपको अपनी शैली को बदलना पड़ेगा। बिना बदले काम चलने वाला नहीं है। तो इस तरह से हिंदी एक भाषा है, लेकिन कैसी भाषा है? जीवंत भाषा है। पहले रेडियो की भाषा थी, समाचार पत्रों की भाषा थी, और भाषा बड़ी सीमित थी, मौखिक थी, लिखित थी, लेकिन तकनीक ने भाषा को बदल दिया, भाषा के व्यावहारिक पक्ष को बदल दिया। उसकी शैली, उसका अंदाज, उसका स्टाइल बदल के रख दिया। ऐसे ही हिंदी को लेकर, हिंदी समाज को लेकर जो ताकतवर सत्ताएं थी, हिंदी वालों को थोड़ा कम आंकती थी, हिंदी भाषी को कम आंकती थी। किंतु हिंदी जीवंत भाषा थी, उसने अपने भीतर की शक्ति को जगाया और हिंदी ताकतवर बनी। उसने कई शैलियों को जन्म दिया। जिस क्षेत्र में जिस ढंग की अपेक्षा थी, हिंदी ने उसको पूरा किया। पहले हिंदी का तात्पर्य बोलचाल की हिंदी होता था। पहले हिंदी का अर्थ व्याकरण की हिंदी था, और बहुत ज़्यादा हिंदी का तात्पर्य साहित्यिक हिंदी था। किंतु आज की तारीख में, आज के समय में जो सबसे उभरता हुआ रोजगार का क्षेत्र है, जहां हिंदी वाले बहुत बड़ी संख्या में और बहुत अधिक जो है आय अर्जित कर रहे हैं, वह मीडिया का क्षेत्र है, पत्रकारिता का क्षेत्र है। तो हिंदी भाषा के ये शैली पक्ष हैं। अगर आप रेडियो में जाएं तो आपको रेडियो की शैली सीखनी पड़ेगी। आप प्रिंट मीडिया में जाएं तो आपको प्रिंट मीडिया की शैली या ढंग सीखना होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाएं, वहाँ का ढंग सीखना होगा। आप हिंदी जानते हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों की शैलियाँ आपको सीखनी पड़ेंगी। तो अब हिंदी का तात्पर्य मैंने बताया कि परंपरागत शैलियों तक सीमित नहीं है, वह प्रयोजन मूलक हिंदी बन चुकी है, आजीविका साधक हिंदी बन चुकी है, एप्लाइड हिंदी बन चुकी है। प्रयोजन मूलक हिंदी का जिक्र मैंने किया, उसी को कामकाजी हिंदी भी कहते हैं, व्यावहारिक हिंदी भी कहते हैं। तो ये क्या है? ये समाज के दबाव में, समाज के सवालों के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा के उभरे हुए रूप हैं। तो विद्यार्थियों, भाषा क्या है? भाषा का मूल अर्थ है कहना या लिखना या बातचीत करना। जब हम जीवन जीते हैं, जिस तरह का अंदाज कहने लिखने का हमारा बचपन में होता है, वही अंदाज शिक्षा पाने के बाद, वही अंदाज हमारा 18-19 साल की उम्र में भी रहे, बिल्कुल संभव नहीं है। और जो 18-19-20 साल की उम्र है, आप उस समय भी हिंदी समझते हैं। जब आप 40-50 की उम्र में आते हैं, तब भी आप हिंदी अगर बोलें तो आप देखेंगे आपका अंदाज, आपका रूप, भाषा का रूप बदल गया है। जो ये भाषा का व्यावहारिक रूप है, यही शैली है। अब इस विषय को और व्यापक ढंग से यदि हम समझने की कोशिश करें, तो मैं हिंदी की 3 किताबें मैंने अपने लाइब्रेरी से निकाली हैं। इसमें मैं पहले अंश पढ़ता हूं, फिर बताऊंगा ये कौन सी किताबें।
आप देखिए, सुनिए आप। त्रिघटिका रजनी गत थी हुई, सकल गोकुल नीरव प्राय था। ककुब व्योम समेत स्नेह स्नेह, तमवती बनती ब्रजभूमि थी। क्षितिज निकट कैसी लालिमा दीखती है, वह रुधिर रहा है कौन सी कामिनी का। विरह विकल हो बोलने क्यों लगे हैं, सकी सकल दिशा में आग सी क्यों लगी है। ये एक किताब का अंश है। अकबर इलाहाबादी की पंक्तियां सुनिए, ध्यान देने योग्य है। शेख जी तुमको मुबारक रूम ओ रय, शेख जी तुमको मुबारक रूम ओ रय, हम तो कहते हैं गांधी जी की जय। दोबारा सुनिए। शेख जी तुमको मुबारक रूम ओ रय, हम तो कहते हैं गांधी जी की जय। तीसरा अंश सुनिए। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया, कंबल के बिना हार रात को वह किसी तरह सो नहीं सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा। बला सी जाड़ों में मरेंगे, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए, जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। विद्यार्थियों, पहले मैंने कविता पढ़ी थी, वह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना प्रिय प्रवास से थी। इसके बाद मैंने हिंदी के प्रोफेसर मुरली मनोहर प्रसाद सिंह द्वारा संपादित किताब हिंदी उर्दू साझा संस्कृति से एक अंश पढ़ा। अकबर इलाहाबादी की बात सुनी, जिसमें गांधी जी की जय की बात थी। और तीसरा अंश विश्व प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद की विश्व प्रसिद्ध कहानी पूस की रात का अंश पढ़ा। ये तीनों अंश हिंदी हैं। हिंदी एक रूप नहीं है, अनेक उसके रूप हैं, उसकी किस्में, उसके अंदाज अलग अलग हैं। हरिऔध की भाषा, अकबर इलाहाबादी की भाषा और प्रेमचंद की भाषा, तीनों हिंदी हैं। और यही हिंदी और हिंदुस्तान की ताकत है। ये ताकत एक दिन में पैदा नहीं होती। जब विस्तृत इतिहास हो, व्यापक भूगोल हो, व्यापक और जटिल संश्लिष्ट समाज हो और इनसे निर्मित व्यक्तित्व हो, तब एक भाषा अनेक रूप और लहजे और स्टाइल तो अख्तियार करती है। तो ध्यान में ये रखना है कि व्यक्ति हो, भाषा हो और समाज हो, इनको तोड़ने की कोशिशें बराबर होती हैं। किसी अंग्रेज शासक की नीति भर नहीं थी कि डिवाइड एंड रूल। ये तो हर चालाक और धूर्त सत्ता की नीति होती है, बांटो और राज्य करो। और बांटो और राज्य करो की नीति को
हिंदी और उर्दू के साथ भी ऐसा ही किया गया। ध्यान में रखने की क्या बात है कि हिंदी और उर्दू अलग अलग नहीं है। जैसे मैंने अपने व्याख्यान की शुरुआत में बताया था कि हमने हिंदी की शैलियों पर विचार करना है। कौन सी शैलियाँ? एक हिंदी, दूसरा हिंदुस्तानी, तीसरा उर्दू। और आज के समय में जो विशुद्ध रहता है, जो एक सीमित दायरे में रहता है, वह बीमार पड़ जाता है। आप देखिए कि अगर हमारी उपलब्धियां वैश्विक हैं तो हमारी बीमारी भी वैश्विक है। कोरोना वायरस महामारी एक स्थान विशेष की बीमारी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह कि हिंदी भाषा व्यापक और गहराई लिए हुए है, इसलिए इसके अंदाज, इसके रूप बहुत हैं। मैंने प्रिय प्रवास से, हरिऔध की प्रिय प्रवास रचना से जो खंड पढ़ा, उसमें हम हिंदी की संस्कृत निष्ठ यानी संस्कृत बहुल, यानी उन शब्दों का प्रयोग जिसे हम हिंदी में तत्सम शब्द कहते हैं, उनकी अधिकता, उनकी बहुलता, उनकी प्रचुरता देख सकते हैं। जब आप आज के कवि की भाषा को पढ़ते हैं, आप देखेंगे वह हरिऔध की भाषा से बिल्कुल भिन्न है। उस दौर की भाषा, कविता की भाषा संस्कृत निष्ठ थी, और आज की जो कविता की भाषा है वह संस्कृत निष्ठ नहीं है। और अकबर इलाहाबादी की आप बताइए, आप क्या इसको हिंदी नहीं कहेंगे? इसमें अलग भाषा के रूप में आप उसकी पहचान कर सकते हैं, लेकिन हिंदी से उर्दू का एक विशेष नाता है। उर्दू हिंदुस्तान में जन्मी है। तो साहित्य के विद्यार्थियों को और समाज के हर जागरूक व्यक्ति को केवल भाषा को और अपने व्यक्ति को, अपने समाज को छोटे दायरे में नहीं बांधना चाहिए। इन शैलियों का अध्ययन करने के बाद हम हिंदी भाषा की प्रकृति को उसके वास्तविक अर्थों में समझ सकते हैं। कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूं। कोई कह रहा है खुदा उसकी उम्र दराज करे, कोई कह रहा है भगवान इसे लंबी आयु दे, ये रफीक के साहबजादे हैं, यह मोहन का पुत्र है। तो ये देख रहे हैं दो अलग अलग लहजे हैं, ये हिंदी के अलग अलग ढंग हैं, लेकिन हैं हिंदी ही। साहित्य के विद्यार्थियों को विशेष रूप से जान लेना चाहिए कि हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी एक ही भाषा के तीन रूप हैं। यह अलग अलग नहीं हैं। अगर हमने इन्हें अलग माना या किसी ने इन्हें अलग मनवाया तो भाषा भी खंडित होगी और उस भाषा को बोलने वाला समाज भी बिखरेगा। तो ध्यान में रखने की, बार बार दूसरों को याद दिलाने की ज़रूरत है कि हिंदी की तीन प्रमुख साहित्यिक शैलियां हैं। एक हिंदी या आम हिंदी कह सकते हैं उसको, दूसरी हिंदुस्तानी और तीसरी उर्दू। देखिए आप, कुछ उदाहरण मैं इग्नू के जो नोट्स हैं वहाँ से पढ़ रहा हूँ कि हिंदी और उर्दू में किस तरह से अंतर दिखाई पड़ता है, थोड़ा बहुत जो भाषा के स्तर पर है।
आपने कैसे कष्ट किया, आपने कैसे तकलीफ की। यह बात मेरे विरुद्ध है, यह बात मेरे खिलाफ है। झूठा आरोप, गलत इल्ज़ाम के अनुसार, के मुताबिक, के द्वारा, की मार्फत। और ये जो दो शैलियां हैं, हिंदी और उर्दू, इनकी जो मिलावट है, इनका जो गंगा जमनी जो संस्कृति है, जब दो धाराओं का जल मिलकर एक ही धारा को जन्म देता है, तो इसी तरह इन दोनों शैलियों के मिले जुले प्रयोग को हिंदुस्तानी कहा गया है, कहा जा सकता है। प्रेमचंद की जो भाषा है, जब प्रेमचंद विशेष रूप से साहित्य की रचना करते हैं, प्रेमचंद ने उर्दू साहित्य से अपना लेखन प्रारंभ किया। बाद में उन्होंने हिंदी में साहित्य की रचना की और जिन उपन्यासों को, कहानियों को उन्होंने उर्दू में लिखा था, उन्हीं उपन्यासों और कहानियों को वह हिंदी के अनुसार ढालकर हिंदी में लिखते हैं, उनका अनुवाद करते हैं, एक तरह से नई तरह से रचना लिखते हैं। जब हम बाजार में होते हैं, जब हम सहज होते हैं, जब हम औपचारिक नहीं होते, तो प्रायः हिंदुस्तानी लहजे में, हिंदुस्तानी ढंग से बात करते हैं। रौनक छा गई, तरक्की होना असंभव है, अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, वे बहुत नाराज हैं, अच्छा इंतजाम था। तो भाषा के ये जो रूप हैं, ये बहुत कुछ संदेशा देते हैं कि हमें पर्यायों की तलाश ही नहीं करनी चाहिए, हमें दूसरों के प्रतिपक्ष को भी सुनना चाहिए। हमें जो डिवाइड एंड रूल है, उसके खिलाफ अगर लड़ना है, तो हम भाषा, साहित्य और संस्कृति के लोग हैं, विद्यार्थी हैं, तो हमें यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए कि हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी, ये तीनों ही हिंदी के अभिव्यक्ति के अलग अलग रूप हैं। अलग अलग समय में इतिहास के कारण, भूगोल के कारण, समाज के कारण और रचनाकार की अपनी जो खास शैली है, उसके कारण इन तीनों का अलग अलग प्रयोग भी मिलता है और इन तीनों का एक साथ प्रयोग भी मिलता है। हिंदी और उर्दू की जो वाक्य रचना है, व्याकरण है, एक ही है। और सूचना आपके लिए विद्यार्थियों कि उर्दू क्या है। उर्दू दरअसल खड़ी बोली है, जो दिल्ली, मेरठ और उसके आसपास बोली जाती थी और आज भी बोली जाती है। तो उर्दू किसी दूसरे देश से, दूसरे स्थान से नहीं आई। और जिस किताब का मैंने जिक्र किया था, अगर आपने, किसी भी श्रोता ने हिंदी को समझना है, हिंदी की व्यापकता को समझना है, हिंदी भाषा की, तो उसे यह किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। जो पढ़ने पढ़ाने की प्रवृत्ति के लोग हैं, जो पढ़ने पढ़ाने को बंद कमरे का काम नहीं समझते, उन्हें यह किताब जो मैं बताने जा रहा हूँ, जिसमें अकबर इलाहाबादी की पंक्तियाँ मैंने कोट की, उस किताब का नाम है हिंदी उर्दू साझा संस्कृति। इसे पढ़ना चाहिए। इसकी भूमिका हिंदी उर्दू के नातों को
और उनकी प्रगतिशील भूमिका को समझने में बड़ी कारगर है। तो इसी किताब की भूमिका के हिस्से में मुरली मनोहर प्रसाद सिंह लिखते हैं, हिंदी से उर्दू की भिन्नता पर जोर देने के लिए प्रायः दो चीज़ों का जिक्र किया जाता है, फारसी लिपि और इस्लाम के धार्मिक संदर्भों वाली शब्दावली का। ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि लंबे समय तक पंजाबी, सिंधी और कश्मीरी भी फारसी लिपि में ही लिखी जाती रही है। जहाँ तक ईरान, तुर्की और अरब देशों की प्रकृति, खान पान, मिथक और इस्लाम से जुड़े पारिभाषिक शब्दों का संबंध है, इस संदर्भ में हमें यह भी जानना चाहिए कि चीन, थाईलैंड, जापान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान आदि के बौद्ध लेखकों के साहित्य में भी यही समस्या है। क्या मात्र इससे वे चीनी या जापानी संस्कृति की मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए हैं? क्या चीनी, नेपाली या भूटानी बौद्ध अपनी राष्ट्रीय संस्कृति से भिन्न संस्कृति के अंग माने जाएंगे? पूरी चर्चा को विराम देते हुए निष्कर्ष रूप में यह बात कहना चाहूँगा कि हिंदी अनेक रूपात्मक है, बहुवचनात्मक है, प्लूरल है। हिंदी का दायरा व्यापक है। उसके अनेक कारणों से अनेक व्यावहारिक रूप अस्तित्व में आए हैं, आ रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि किसी भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से हिंदी को, हिंदुस्तान की सामाजिक संस्कृति को, गंगा जमुनी तहजीब को कुरूपित, मैला, कुचैला, विखंडित नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।